हेलो गाइस। तो आज जो हम पॉलिटी का चैप्टर करेंगे उसका नाम है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं लेमेंस टर्म में कहूँ तो क्या है कि जैसे किताब से पहले एक इंडेक्स होता है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक प्रियम्बल है जिसके अंदर बेसिक फ़िलासफ़ी बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, क्या विजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब डिस्कस किया गया। तो ये एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है, अगर आप समझ सकें कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है जो कि हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड है कि प्रियम्बल इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था उसके बेसिस पर प्रियम्बल बनाया गया है। ये सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है अब तक, याद रखिएगा। ओनली वन टाइम इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सिर्फ एक बार ये अमेंड किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके वक्त 3 इसके अंदर वर्ड इंक्लूड करे गए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे और उसके बाद कभी भी ये अमेंड नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी जो अथॉरिटी है वो लोगों से ड्राइव करता है, पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट से पूछा जाता है कई बार पेपर के अंदर कि फ्रॉम वेयर डू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स अथॉरिटी, तो उसका आंसर होगा पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट द प्रियम्बल। नाउ इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव हैं। जो इसके अंदर कीवर्ड्स हैं, एक बार मैं आपको प्रियम्बल रीड करके बता देता हूँ। तो प्रियम्बल है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, this 26th day of November 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो है सॉवरेन। द फर्स्ट कीवर्ड इज़ सॉवरेन। सॉवरेनिटी का मतलब है कि हमारे पास राइट है, हम कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। हम किसी भी कंट्री के कहने पर अपना कोई डिसीजन नहीं लेंगे। लाइक वी हैव द राइट एंड अथॉरिटी टू डू वट एवर वी वॉन्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी डिसीजन लेगी सरकार इस देश की वो लोगों के हित के अंदर होगा। इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और 2 टाइप के सोशलिज्म होते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है। इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इस्तेमाल करती है, वेर चाइना का अगर हम एग्जांपल ले तो वहाँ पे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म फॉलो किया जाता है। तो सोशलिज्म का मतलब है कि ऐसी चीज़ें करेगी सरकार जो कि लोगों के भलाई के लिए होगी। ना थर्ड है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म यानी कि कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है हमारे देश में। यहाँ पे हम कोई भी धर्म इसका पालन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एनी रिलीजन वी वांट टू फॉलो। अगर इसका अपोजिट एग्जांपल देखा जाए तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वहाँ पर जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री। नाउ कमिंग टू डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि हमारे जो भी सरकारें हैं वो लोगों द्वारा इलेक्टेड हैं, लोग इलेक्ट करके उनको भेजते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी के 2 टाइप होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जो हम फॉलो करते हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि हम पहले लोग इलेक्ट करते हैं, वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देन दोज रिप्रेजेंटेटिव गोज टू द पार्लियामेंट एंड मेक पॉलिसी। जो सेकंड टाइप की डेमोक्रेसी है दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके अंदर वो फॉलो करते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो रेफरेंडम कर सकते हैं, कि पोल करवा सकते हैं लोगों से कि आपको फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक रेफरेंडम करवा लिया कि लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर उसमें मेजॉरिटी पोल कर देगा हाँ चाहते हैं तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा फॉलो नहीं करते, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो वहाँ पर डिबेट डिस्कशन करते हैं पार्लियामेंट के अंदर और फिर कोई पॉलिसी बनाई जाती है। 5वां पॉइंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि जो हमारे नॉमिनल हेड हैं दैट इज़ द प्रेसिडेंट, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इलेक्शन के थ्रू वहाँ पे आए हैं, ना कि कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यूके, ब्रिटेन का अगर एग्जांपल लें तो वहाँ पर जो क्वीन है वो एक रॉयल फैमिली से आती हैं और आगे भी जो भी मोनार्क वहाँ पे बनेगा वो रॉयल फैमिली से आएगा। ऐसे ही शायद नेपाल में भी है, जहाँ पर जो किंग हैं वो रॉयल फैमिली के प्रेसिडेंट ही बनते हैं, ना कि
पहले तक था, अब वहाँ पर डेमोक्रेसी हो गई, पहले वहाँ पे मोनार्की थी। तो मोनार्की यानी कि जो जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो अगर इलेक्शन से आया है तो वो एक रिपब्लिक है, अगर रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और विदाउट इलेक्शन आया है तो वो एक मोनार्की हो। जस्टिस की बात की जाए तो जस्टिस के अंदर इसके अंदर है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद है लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई भी कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर रिस्ट्रिक्शन कि वो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट ना करे या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे, उसके अलावा जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वी हैव द लिबर्टी टू डू वट एवर वी वॉन्ट, लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, इस पर याद रखिएगा कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर दे। और जो लिबर्टी का जो आइडिया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि सिंपल है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी पर भी। ये आर्टिकल 14 में भी हम इसका डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। उसके बाद 9 पे आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड सोसाइटी के अंदर हो, कि भाईचारा रहे, चाहे नॉर्थ में रहता हो, साउथ में रहता हो कोई व्यक्ति, सभी हिंदुस्तानी हैं। तो इट्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो कि ये प्रियम्बल इंक्लूड करना चाहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल की, कि ये फिलॉसफी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एक विज़न बताता है कि क्या विज़न और फिलॉसफी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद आता है कि इज़ इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर बहुत डिबेट हुई है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका आंसर है, जो डिबेट एंड डिस्कशन के बाद कंक्लूड हुआ है, कि यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इट इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड इट इज़ नाइदर गिव्स एनी पावर और डू नॉट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट। तो ना ही ये पावर देता है सरकार को किसी तरीके की और ना ही प्रोहिबिट करता है सरकार को किस तौर पे, और ये नॉन जस्टिसेबल है। तो एक इतना इम्पोर्टेंट भी चीज़ नहीं है कि आप अगर कोई इसको ब्रीच करता है तो आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के तौर पे वो जस्टिसेबल हैं, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। और इस पर आप कोर्ट केस नहीं कर सकते अगर कोई आपको लगता है कि ब्रीच हुआ है प्रियम्बल से लेकर। और ये इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन। ये स्टेटमेंट भी कई बार अगर पेपर में पूछ सकते हैं कि इज इट अ सोर्स ऑफ पावर, तो ये नहीं है सोर्स ऑफ पावर, याद रखिएगा इसको। अदर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट कैन बी अमेंडेड एक्सेप्ट दैट द अमेंडेड पोर्शन डू नॉट कम अंडर बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि इसको हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो अमेंडेड चीज़ है वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट ना करे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर रही तो आप अमेंड कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, छोटा सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से कई बार काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं और इन जो मैंने डिस्कस किया है मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आते हैं और इससे ज़्यादा कोई इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, जय हिंद।